गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग सीआरपीसी कर रहे हैं। आज हम लोग सेक्शन 173 सीआरपीसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 173 सीआरपीसी क्या है? फाइनल रिपोर्ट क्या है? अब जो फाइनल रिपोर्ट होती है 173 की, वो किसके द्वारा साइंड होती है? एसएचओ के द्वारा साइंड होती है। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन चाहे जिस मर्जी ने किया हो, लेकिन जो फॉरवर्ड होती है एप्लीकेशन, जो 173 की जो रिपोर्ट जाएगी वो एसएचओ की तरफ से जाएगी। अब सेक्शन 173 बोलता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुआ करेंगी, इस केसों में जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो बिना डिले के जो है वो पूरी की जाएंगी, जल्दी से जल्दी। और बोलता है कि अगर सेक्शन 376, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी एंड 376 ई अगर इससे मामला अगर संबंधित है तो 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। तो एक चीज आपने दिमाग में रखना है, जब भी बलात्कार से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, जब किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो पुलिस को 2 महीने के अंदर चार्जशीट देना है। कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि वो जो 60 दिन है या 60 दिन या 90 दिन कब शुरू होते हैं? जिस दिन एक्यूज को पेश किया न्यायालय में। चार्जशीट डालने के 60 या 90 दिन कब से शुरू होंगे? जब एक्यूज को पेश किया। लेकिन बलात्कार वाले मामलों में ये चीज जो है पेश करने जरूरी नहीं है। सिर्फ जिस दिन से एफआईआर दर्ज हुआ उसी दिन से 60 दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। यहां अभियुक्त की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चले। उसके बाद अन्वेषण पूरा होते ही थाना प्रभारी एक रिपोर्ट बनाएंगे जो मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या बनाएंगे? पक्षकारों के नाम लिखे होंगे, मतलब कौन सी पार्टी एक्यूज है, कौन सी पार्टी जो है वो विक्टिम है, गवाहों के नाम वगैरह लिखे जाएंगे। वो सारी डिटेल जो है इस रिपोर्ट में 173 में भेजी जाती हैं। कब गिरफ्तार किया, कब जमानत पे छोड़ा, कब जेल भेजा, ये सारी की सारी डिटेल होती है। उसके बाद 170 वाला जो बॉन्ड है वो भी भेज देना होता है साथ में। कल हमने पढ़ा भी था कि 170 का बॉन्ड जो है सीआरपीसी का वो चार्जशीट के साथ जाएगा, बताया था कल हमने। उसके बाद बोलता है कि ये अगर रिपोर्ट अगर डिसाइडेड हो तो किसी सीनियर ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड करा के भेजी जाएगी। तो ऑब्वियस है, जब चार्जशीट होता है तो एसडीपीओ साहब से या फिर जो आगे जो डीए साहब होते हैं उनसे फॉरवर्ड करा के जाती है। ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स पे, डॉक्यूमेंट्स कौन से जाएंगे इसमें? रिलाइड अपॉन। कौन से जाएंगे? रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जिन पर प्रोसिक्यूशन विश्वास करता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारी एविडेंस है, इसके आधार पर किसी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके क्या, उसको क्या बोलेंगे? रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। तो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल के साथ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बोलता है 173 के सबसेक्शन 8 में कि जो एक पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो इस रिपोर्ट को देने के बाद चार्जशीट अगर दे दी, चार्जशीट कौन सी सेक्शन में हुई? 173 के सबसेक्शन 2 में हमने फाइनल रिपोर्ट दे दी। और बोलता है कि अगर फाइनल रिपोर्ट भी दी है तब भी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 8 में आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, मतलब आगे आप इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं। जब कोई नया तथ्य आएगा तो आप ततीमा चलान जो है न्यायालय में देंगे, उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है हम लोग कहते हैं। तो ये है आपका सेक्शन 173 सीआरपीसी। एक चीज हमने इसमें ध्यान रखना है, यहां पे चार्जशीट जो होती है वो भी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में जाती है। जो आपका क्लोजर रिपोर्ट होता है, क्लोजर रिपोर्ट कल हमने डिस्कस किया था, वो भी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में जाता है। अनट्रेस रिपोर्ट, अनट्रेस रिपोर्ट क्या होती है? जब अभियुक्त ना मिले, अभियुक्त नहीं मिला हमें, तो अनट्रेस रिपोर्ट जो है उसमें फाइल होती है। और एक होती है उसमें अबेटेड चालान, जब अभियुक्त की मौत होगी होती है तो उसके खिलाफ जो है हम लोग अबेटेड चालान देते हैं। ये सारी की सारी कौन सी सेक्शन में जाती हैं? 173 का सबसेक्शन 2 में जो है वो फाइनल रिपोर्ट जो है हम लोग न्यायालय को भेजते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? 173 में आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि पुलिस अंतिम रिपोर्ट या पुलिस चालान कौन सी धारा में देती है। ठीक है। तो 173 का सबसेक्शन 2। एक चीज और, जो ये डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट आपके हैं, रिलाइड अपॉन जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका बोलने का मतलब जो चालान है ना,
चालान की एक प्रति एक्यूज को दी जाएगी। कौन सी सेक्शन में दी जाएगी? 207 सीआरपीसी में दी जाएगी। ठीक है, क्यों दी जाएगी? क्योंकि जिस पर हमने मुकदमा चलाना है उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ एविडेंस क्या है। ठीक है, तो वो कौन सी सेक्शन में जाती है? 207 सीआरपीसी में जाती है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद आता है सेक्शन 174 सीआरपीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्ग रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। जब देखो कब 174 जो है सीआरपीसी का बोलता है, आत्महत्या आदि की सूचना पर पुलिस द्वारा जांच और रिपोर्ट। यदि किसी व्यक्ति की आत्महत्या, किसी अन्य द्वारा हत्या, जानवर, मशीनरी दुर्घटना से मृत्यु हुई है या कोई संदेह हो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो थाना का प्रभारी या अधिकृत पुलिस ऑफिसर सबसे पहले नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। क्या करेगा? जैसे ही डिपार्चर होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसी एक सूचना आई है। कैसी सूचना आई है? जहां पर किसी की, जो हमने डिस्कस किया कि आदमी की जो मौत हुई है किसी जानवर की वजह से हुई है या फिर मशीनरी से हुई है, दुर्घटना से हुई है ना। उसके बाद रिपोर्ट देगा, मृतक के शव के पास जाएगा, मतलब जहां पर डेड बॉडी पड़ी होगी वहां पर मतलब मौके के लिए रवाना होगा, और वहां पर 2 या अधिक प्रतिष्ठित गवाह को है उनको बंदोबस्त करेगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 174 सीआरपीसी की कार्रवाई जब पुलिस करेगी तो जो गवाह होंगे उनको जो नोटिस देगी वो देगी सेक्शन 175 सीआरपीसी का। इससे पहले हमने देखा कि हमने नोटिस दिया 160 सीआरपीसी का गवाहों को बुलाने के लिए, लेकिन अगर जब भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, हमने वहां क्या डिस्कस किया था 160 सीआरपीसी में, कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तभी देना है उसने 160 सीआरपीसी का। लेकिन जो लॉ मेकर है उन्होंने देखा कि 160 में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है तब दिया, लेकिन यहां पर जो 174 की कार्रवाई होती है इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने गवाहों को बुलाने के लिए अलग से प्रावधान रख दिया सेक्शन 175 सीआरपीसी का, कि अगर गवाहों को बुलाना पड़ेगा तो 160 का तो दे नहीं सकते, तो उनको बुलाना तो पड़ेगा, तो उनको 175 का नोटिस देके बुलाएंगे। ठीक है, जो गवाहों को वहां पर बुलाएंगे और मृत्यु के कारण, चोट घाव आदि का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट पुलिस अधिकारी व अन्य उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी और तुरंत जिला या उपमंडल मजिस्ट्रेट है उसको भेजी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं, एसडीएम को भी भेज सकते हैं। मतलब पुलिस ऑफिसर जो भी रिपोर्ट इसमें बनाएगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा, उसको एज सुन एज पॉसिबल मजिस्ट्रेट या जो है डीएम को भेजा जाएगा। उसके बाद बोलता है सबसेक्शन 3 में, विशेष मामलों में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, डेथ चाहे कोई भी हो, पुलिस मैंडेटरी पोस्टमार्टम करवाती है। ठीक है, तो ये जब लॉ बना था उस टाइम इसमें एक्चुअली रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर कि मौसम ऐसा है कि डेड बॉडी को अगर पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा सकते तो डॉक्टर को वहां बुला सकते हैं मौके पे कि आप आइए और इसमें जो है पोस्टमार्टम यहाँ पे कीजिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने यही रखना है कि पोस्टमार्टम जो है सभी प्रकार के केसेस में करवाया जाएगा, लेकिन ये मैंडेटरी पोस्टमार्टम बोलता है। कई बार देखिए मौके पे जब पुलिस गई होती है तो जो घर वाले होते हैं वो पोस्टमार्टम नहीं करवाने देते, वो बोलते हैं कि ठीक है जैसे भी हुआ, हमें पता है मृत्यु कैसे हुई है, आप जो है शव हमें दे दीजिए, हमने आपको संस्कार करना है इसका। ठीक है, तो वो पोस्टमार्टम नहीं करने देते। लेकिन लॉ बोलता है कि अगर ये मामले होंगे तो यहां पर मैंडेटरी आपको जो है पोस्टमार्टम करवाना होगा। कौन कौन से? अगर किसी महिला की आत्महत्या की है महिला ने और उसकी शादी से 7 साल पहले कर लिया उसने आत्महत्या, विवाह के 7 वर्षों के भीतर अगर किसी महिला की संदिग्ध मृत्यु हुई है, पहले वाले में क्या हुई है? आत्महत्या हुई है, दूसरे वाले में संदिग्ध मृत्यु हुई है, मृत महिला के परिजन द्वारा जांच की मांग, या फिर जो महिला होती है जिसकी मौत हुई है उसके परिजन अगर जो इन्वेस्टिगेशन डिमांड करे तब भी पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद मृत्यु के कारणों पर अगर संदेह है पुलिस ऑफिसर को खुद भी तो तब भी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस अधिकारी को पोस्टमार्टम जब आवश्यक लगे तो तब भी करेंगे। शव को निकटतम, अब पोस्टमार्टम कौन करेगा? इसमें कहा है कि शव को निकटतम सिविल सर्जन या अधिकृत चिकित्सक के पास ले जाएगा। तो अधिकृत चिकित्सक कौन होगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हमने पहले डिस्कस किया है। उसके बाद बोलता है कि जो इंक्वेस्ट करने के लिए, जो मर्ग जो रिपोर्ट करेगा करने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट कौन कौन से होंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने ये तीनों लिखने हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और स्पेशल जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन 174 सीआरपीसी। 174 में मर्ग रिपोर्ट कौन बना रहा है? पुलिस ऑफिसर बना रहा है, और साथ में क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है? एसडीएम या डीएम को। और पोस्टमार्टम भी करवा रहा है, लेकिन कुछ एक मामलों में पोस्टमार्टम मैंडेटरी है डेड बॉडी का, ठीक है। वो हमने 174 में ये पढ़ा। उसके बाद कौन सा सेक्शन आया हमारे पास? 175। यही है, हमने आपको डिस्कस कर लिया कि जब भी 174 या 176 के लिए गवाहों की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट सेक्शन 175 में जो गवाह को जो है नोटिस देके मौके पर बुला सकता है कि आप आइए और प्रोसीडिंग्स में शामिल होइए, ठीक है। और उसके बाद जो है 170 का जो हमने कल बॉन्ड डिस्कस किया था कि जो ये गवाह होंगे उनसे भी भरवाना होगा कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय आप आएंगे, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 176, मैजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु के मामलों की जांच। देखिए 174 में किसने किया? पुलिस ऑफिसर ने किया, और 176 में कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा। मैजिस्ट्रेट क्यों करेगा? क्योंकि लॉ में ऐसा प्रावधान रखा गया कि कुछ एक सेंसिटिव मामले ऐसे होंगे जहां पर केवल और केवल मैजिस्ट्रेट जो है मर्ग रिपोर्ट बनाएंगे। जब धारा 174 के 3 के खंड 1 या 2 में वर्णन किए गए किस्म का मामला है, तो 173 के 3 में खंड 1 और 2 में कौन से थे? जैसे विवाह के 7 वर्षों के भीतर महिला की मौत हो गई हो या आत्महत्या हुई हो। देखिए ऐसी महिला है जिसने शादी हुए अभी 7 वर्ष से कम समय है और उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो सुसाइड हो चाहे वो नॉर्मल डेथ हो, उसमें क्या होगा? मैंडेटरी जो है मर्ग रिपोर्ट कौन बनाएगा? मैजिस्ट्रेट करेंगे। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होगी वो मैजिस्ट्रेट करेंगे। इंक्वेस्ट रिपोर्ट या मर्ग रिपोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ये है मृत्यु के कारणों की जांच, मृत्यु कैसे हुई है। उसके बाद बोलता है कि सबसे नजदीकी मैजिस्ट्रेट को मौत के कारणों की जांच करना अनिवार्य है। अन्य मामलों में मैजिस्ट्रेट चाहे तो पुलिस जांच के साथ साथ उसके साथ स्वयं जो है जांच कर सकता है, पैरेलल जांच भी कर सकता है। लेकिन 1A में यदि कोई व्यक्ति हिरासत में मर जाता है, ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति हिरासत में मर जाता है, अगर कस्टोडियल डेथ होती है, हिरासत में किसी महिला से बलात्कार होता है, पुलिस की कस्टडी में, जेल में या फिर महिला के साथ अगर बलात्कार होता है, तो ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। अब यहां कौन कर रहा है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, ध्यान रखना है यहां पे। उससे पहले कौन कर रहा था? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहा था। लेकिन अगर कस्टोडियल डेथ हो जाती है, कस्टोडियल रेप हो जाता है महिला के साथ, तो यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इसकी जांच करेंगे। मजिस्ट्रेट अपने द्वारा की गई जांच से संबंधित सभी साक्ष्य को रिकॉर्ड करेगा जैसे मामला होगा। यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि अगर देखिए कोई डेड बॉडी है और अगर वो दफन है तो उसको भी निकलवा के उसका पोस्टमार्टम करवा सकता है। अगर आपको प्रश्न आता है कि डेड बॉडी को निकालने का प्रावधान कहां पे है, तो 176 की पावर को यूज करके जो है डेड बॉडी को निकलवा सकते हैं और उसका पोस्टमार्टम मैजिस्ट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। जांच के समय यदि मृतक के परिजन वहां पर हैं तो उनको मौजूद रहने की अनुमति दी जाएगी। धारा 5 का सबसेक्शन 1A में के अंतर्गत यदि व्यक्ति की हिरासत में मृत्यु होती है तो 24 घंटे के भीतर शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, मतलब वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाया जाएगा। अब स्पष्टीकरण यहां दिया है इन्होंने कि परिजन का अर्थ क्या है? माता पिता, बच्चे, भाई बहन और जीवन साथी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। 176 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन करेंगे? मैजिस्ट्रेट करेंगे। कौन से मैजिस्ट्रेट करेंगे? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करेंगे ऐसे मामलों में जहां पर मृत्यु हुई है किसी महिला की शादी से 7 साल के भीतर या फिर उसने सुसाइड किया है। दूसरी चीज, अगर मामला ऐसा है कि किसी महिला के साथ कस्टडी में बलात्कार हुआ है या फिर दूसरा मामला कौन सा था? कस्टोडियल डेथ हुई है, तो उसमें कौन से मैजिस्ट्रेट जांच करेंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जांच करेंगे, न्यायिक मैजिस्ट्रेट जांच करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 1202 सीआरपीसी। यहां तक 173, 174, 175, 176 में कोई कंफ्यूजन? 176 उसके बाद है हमारा सेक्शन 202 सीआरपीसी।
देखिए हमने एक चीज डिस्कस की थी, 202 को आपने देखना है पहले, 202 से पहले हमने देखना है 200 सीआरपीसी, ये होता है प्राइवेट कंप्लेंट। देखिए एक आदमी है, वो अपनी शिकायत करने के लिए थाने में गया, थाने में उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, उसके बाद एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब के पास भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकता है, या तो 156(3) में जाएगा सीआरपीसी में, कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के लिए कि पुलिस को कहा जाए एफआईआर दर्ज करने के लिए, या फिर अनकॉग्निजेबल में 155 में जो है उसने जाना था मैजिस्ट्रेट के पास, तो लेकिन वो दोनों रास्तों को नहीं अपनाता, ना ही वो सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 में जाता है, ना ही 155 के सबसेक्शन 2 में जाता है, तो वो डायरेक्ट 200 में जाके कंप्लेंट कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास। इसको बोलते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉग्निजेबल मामलों में जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो अभी जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है वो 156(3) के थ्रू जो है एफआईआर दर्ज करवाता है, हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल मामलों में। और जो नॉन कॉग्निजेबल मामले होते थे उसमें नॉन कॉग्निजेबल मामलों को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए 155(2) में जाता था, लेकिन वो दोनों को ना अपना के सीधा 200 में जाके कंप्लेंट कर सकता है, प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास। और प्राइवेट कंप्लेंट को भी मैजिस्ट्रेट वैसे ही सुनेंगे, जैसे जांच करेंगे जैसे आम केस की जांच होती है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना होता है, जो खर्चा होता है वो सारे का सारा कंप्लेनेंट का होता है, ठीक है, जो खर्च इसमें आता है वो कंप्लेनेंट की तरफ से खर्च आता है। 202 में बोलता है, सेक्शन 202 बोलता है, 200 का पता लग गया ना थोड़ा सा, क्योंकि 200 मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 202 अगर पढ़ना तो 200 पता होना चाहिए। तो 202 बोलता है, यदि कोई मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध की शिकायत प्राप्त करता है जिसका वह स्वयं संज्ञान ले सकता है, या कोई और न्यायालय उसको कमिट कर सकता है। कमिटल क्या होता है, जब भी कोई चार्जशीट दी जाती है तो वो सीजीएम साहब को दी जाती है, तो सीजीएम साहब क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट्स को बांटते हैं, काम बांटते हैं, ठीक है, चार्जशीट्स बांटते हैं। तो बोलता है यहां तो अगर सीनियर मैजिस्ट्रेट अगर दे सकता हो या खुद अगर बाय द वे उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं तो उचित समझे, और यदि आरोपी उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है, अगर कंप्लेनेंट उसके जुडिक्शन से बाहर है और आरोपी के विरुद्ध समन या वारंट जारी करने को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, मतलब इमीडिएट प्रोसेस ना स्टार्ट करके कुछ स्थगन दे सकता है। इस दौरान मैजिस्ट्रेट स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी को भी बोल सकता है कि मामले की जांच करें, ताकि यह तय हो सके कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं है। लेकिन मैजिस्ट्रेट जांच का आदेश नहीं देगा यदि अपराध केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, यदि शिकायत किसी न्यायालय द्वारा नहीं की गई हो, जब तक कि शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों का 200 के तहत शपथ पर बयान नहीं हो जाता। उपधारा 2 के तहत जांच करते समय मैजिस्ट्रेट यदि चाहें तो गवाहों से शपथ पर बयान ले सकते हैं। यदि जांच कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति करता है तो उस थाने के प्रभारी के सभी अधिकार होंगे सिवाय बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार। मेन हमने यही देखना है कि अगर बाय द वे कोई कंप्लेनेंट जाता है जिसका 156(3) में भी नहीं गया, वो 155(2) में भी कोर्ट में नहीं गया, डायरेक्ट 200 में जाके कंप्लेंट कर सकता है। 202 में क्या बोलता है कि जो कोर्ट होंगे वो हियरिंग को या कॉग्निजेंस को एक्सटेंड कर पाएंगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर पाएंगे। 202 में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलती नहीं है। कंप्लेंट हम जो प्राइवेट करते हैं वो सेक्शन 200 में करते हैं, 202 में उसको कंप्लेंट को आगे बढ़ाया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। 260 में क्या बोलता है, समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल में क्या होता है, शॉर्टकट तरीके से ट्रायल। देखिए ट्रायल में कितना समय लगता है, ट्रायल आपने सुना होगा, विचारण में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो जो समरी ट्रायल क्या होता है, निम्नलिखित मैजिस्ट्रेट संक्षिप्त रूप से कुछ विशेष अपराधों का विचारण कर सकते हैं। कौन कौन से, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जो है ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया हो। ऐसा मामला जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक की सजा ना हो। चोरी, यहां चोरी की गई संपत्ति 2000 से नीचे नहीं होगी। 2000 से उसके बाद चोरी की गई संपत्ति अपने पास रखना, 411, 2000, ये छोटे मोटे जो भी अपराध हैं, 454, 456, 504 वगैरह वगैरह, इनको क्या कर सकेंगे, समरी ट्रायल कर सकेंगे। समरी ट्रायल क्या होता है, बाकी केसों में चार्ज लगता है, चार्ज लगने के बाद गवाही आती है, पहले प्रोसिक्यूशन की आती है, फिर डिफेंस की आती है, फिर उसमें जो है आर्गुमेंट्स होता है, सजा होती है। समरी ट्रायल में ऐसा नहीं होता, समरी ट्रायल में सीधा गए। समरी ट्रायल का आपको एक एग्जांपल दूं मैं, कभी आप जो चालान भुगतने के लिए जाते हैं हम लोग,
चलान एमबी एक्ट में, सपोज कर लो एग्जांपल के लिए, हम लोग न्यायालय में गए, न्यायालय में कहा कि इतना फाइन होना है, हमने वो फाइन जमा कराया, क्या हो गया, समरी ट्रायल खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे मामले यहां पर सजा 2 साल से नीचे होती है, कोर्ट चार्ज नहीं लगाता, उनको बहुत ज्यादा जल्दी जो है उसको खत्म कर दिया जाता है केस को। उसके बाद सेक्शन आता है 300 सीआरपीसी। अगर आप बोलेंगे डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी सुना है? एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, एक अपराध के लिए 2 बार केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, उसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। समझ आ गया? यही मतलब है इसका 300 का। और 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में वर्णित है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो या उसे बरी कर दिया गया हो, तो उसी अपराध या उसी घटनाक्रम से जुड़े किसी अन्य अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि कुछ विशेष परिस्थितियां मौजूद ना हो, जैसे बाद में गंभीर अपराध का होना या पहले कोर्ट के पास अधिकार ना होना। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी ने किसी को चोट पहुंचाई, ठीक है, चोट पहुंचाई यहां पे, और 325 में आईपीसी में किसी को सजा होगी यहां पे 2 साल की। ठीक है, 2 साल की सजा होगी, लेकिन अब यहां पे कोई बोले कि 2 साल की सजा कम है, इसको ज्यादा होनी चाहिए थी, तो वो ट्रायल दोबारा नहीं होगा। वो एक बार हो गया, अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोई बोले कि यही न्यायालय जो है जिसने चोट की सुनवाई की वही दोबारा से ट्रायल करे और वही सजा करे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सेम केस है, यहां पर उसको सजा तो होगी चोट की वजह से, लेकिन व्यक्ति की 5 साल बाद, ट्रायल खत्म हो गया ना, उसको 2 साल की सजा हो गई है, लेकिन 5 साल बाद इस चोट की वजह से वो व्यक्ति टपक जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो यहां पे सजा तो 2 साल हो गई है, और फैक्ट ऐसे आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट ऐसी आती है कि जो ये चोट पहुंची थी उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, तो उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। कैसे होगा फिर? 302 के लिए ट्रायल होगा ना। ठीक है, समझ गए? बोलने का मतलब है सेम ऑफेंस के लिए उसको ट्राई नहीं किया जाएगा, एक और सजा होगी, लेकिन जब कोई नया फैक्ट सामने आता है तब उसको वो ट्रायल दोबारा से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो डबल जियोपार्डी का मतलब यही है कि एक बार जो अपराध किया है उस अपराध के लिए दोबारा ना तो ट्रायल होगा और ना ही सजा होगी। पर ये चीज प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि उसी चोट की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हो सकता है कि ये एग्जांपल जो मैंने कोट किया ये भी गलत हो अपने आप में। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने दिमाग में यही रखना है कि एक केस के लिए एक बार ट्रायल हो गया तो दोबारा ट्रायल नहीं होगा, सजा हो गई तो दोबारा से ट्रायल उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, सेक्शन था आपका 300, किसी अपराध में एक बार दोष सिद्धि या बरी होने पर दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा। अगर व्यक्ति बरी हो गया, अगर तो सजा होगी तब ठीक है, अगर बरी हो गया तो कोई बोले कि नहीं ट्रायल दोबारा से चलाया जाएगा ताकि इसको सजा होनी चाहिए, तो वो ऐसे नहीं होगा, लेकिन अपील में जाके जो है वो उसमें दोबारा कोर्ट सोच सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 306 सीआरपीसी, इसको बोलते हैं सरकारी गवाह। सुना आपने? सरकारी गवाह सुना है? सह अभियुक्त को माफी का प्रस्ताव, सह अभियुक्त को माफी का प्रस्ताव। ये मैं एक चीज आपको बताऊं ये कैसे होता है। वैसे इसको अगर आपने याद रखना है तो इसको बोलेंगे सरकारी गवाह, सरकारी गवाह नहीं बोलेंगे, वायदा माफ गवाह। वायदा माफ गवाह क्यों बोला उसको? उसने वादा किया कि मैं सच बोलूंगा तो उसको माफ कर दिया गया, और गवाह तो वो है ही है। अब बताता हूं, 3 लोग यहां पे हैं, तीनों लोगों ने मर्डर कर दिया। ठीक है, अब एक ए ने गोली मारी, दूसरे ने उसको बंदूक पकड़ाई, ठीक है, और जो तीसरा है उसने बंदूक भरी थी। तीनों गए और बंदे को मार दिया, मर्डर कर दिया। ठीक है, अब सबसे कम रोल किसका है? जिसने बंदूक पकड़ाई है। ओके, तो जो जिसने बंदूक पकड़ाई है वो बोलता है अगर कि मुझे सारी कहानी पता है, मेरे सामने इसने बोला था कि बंदे को मारना है, मेरे सामने मैंने बंदूक पकड़ाई थी,
भरा था, सब कुछ तैयारी करके गए थे। तो मैं सच बता सकता हूं न्यायालय को, अगर न्यायालय चाहे तो न्यायालय 306 सीआरपीसी में उसको माफी ग्रांट करते हैं, उसको बोलते हैं पार्डन ग्रांट करना। ठीक है, पार्डन ग्रांट करते हैं और वो क्या करता है, स्टेटमेंट देता है 164 सीआरपीसी में, कन्फेशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट देगा, उसमें अपना रोल भी बताएगा, बाकियों का रोल भी बताएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, न्यायालय के पास एविडेंस तो था नहीं ना केस में, तो न्यायालय के पास एविडेंस मिल जाएगा। न्यायालय क्या करेगा, इन दोनों को सजा दे देगा और इसको माफी दे देगा। क्यों? क्योंकि इसने न्यायालय की या सरकार की मदद की है। ठीक है, क्लियर है। 306 जो है हमारा है वायदा माफ गवाह, सरकारी गवाह। जो क्रिमिनल होता है वो बाकियों का रोल एक्सप्लेन कर देता है और सरकारी गवाह बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। 306 सीआरपीसी था, इसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को यह संदेह हो रहा है कि वह किसी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पूछताछ या मुकदमे के किसी भी चरण में उस व्यक्ति को माफी का प्रस्ताव दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई तेरी सजा माफ कर देंगे। ठीक है, इस शर्त पर कि वह अपराध से संबंधित पूरी जानकारी, सच्ची जानकारी देगा और सभी शामिल व्यक्तियों के बारे में बताएगा। क्लियर हो गया। सेक्शन में सिंपल सी हिंदी में लिखा है। ये धारा किन अपराधों पर लागू होगी? ऐसे अपराध जो केवल सेशन न्यायालय या विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हो, सेशन ट्रायल हो, ऐसे अपराध जिनमें 7 साल या इससे अधिक की सजा हो। माफी देने वाला मजिस्ट्रेट ये बातें दर्ज करेगा। क्या लिखेगा? उसने माफी क्यों दी, रीजंस लिखेगा। क्या व्यक्ति ने माफी स्वीकार की थी या नहीं। आरोपी को इस रिकॉर्ड की एक प्रति जो है वो निःशुल्क दी जाएगी, जो भी ऑर्डर बनेगा उसकी कॉपी दी जाएगी। जिसने माफी स्वीकार की हो गवाह के रूप में अदालत में बयान देगा। ये हमने डिस्कस कर लिया ना कि स्टेटमेंट देगा वो। अगर वह जमानत पर नहीं है तो मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रहेगा। ये सेक्शन में तो लिखा है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बाद में जजमेंट्स काफी आई हैं कि जो सरकारी गवाह बन जाता है उसको जमानत दे सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि साथ में हिरासत में रहेगा। हिरासत में रखने का क्या कारण है? देखिए, अगर एक एक्यूज्ड जो है गवाही देके बाहर निकल जाता है तो उसकी जान को खतरा हो जाता है। ठीक है, गवाही दी तो वो अगर बाहर घूमेगा, जब भी कोई वायदा माफ गवाह बनता है तो जेल में कमरे अलग कर दिए जाते हैं सभी के। जिसने गवाही सरकारी गवाही में देनी है, जैसे मैजिस्ट्रेट जो है नोटिफाई कर देते हैं सुप्रीटेंडेंट जेल को कि ये सरकारी गवाह बन रहा है, तो उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है बाकी लोगों से, ताकि उसकी जान को खतरा हो जाता है ना उस टाइम, तो उसको अलग कर दिया जाता है। और जब वो जेल से निकलेगा तो उसकी जान को ज्यादा खतरा होगा। ये वो वाला नियम था कि उसको जेल में ही रखना है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं कि जिसने सरकारी गवाही दी तब तो उसके लिए तो गलती होगी, वो पूरी उम्र उसको जेल में रखा जाएगा, तो उसको जमानत मिल सकती है। इसमें ये चीज जो है मैं आपको बता दूं। देखिए, सेक्शन 306 सीआरपीसी में ट्राई कौन कर रहा था, ट्रायल कौन कर रहा था? मैजिस्ट्रेट कर रहे थे। और 307 में ट्रायल कौन कर रहा है? सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, फर्क यही है, बाकी ज्यादा उसमें फर्क नहीं है दोनों में पार्डन ग्रांट करने का ही है। उसमें उसने बुला के भेज दिया सेशन कोर्ट में उसके लिए। हाँ, वो ऑलरेडी 308 में ऑलरेडी सेशंस में चल रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या है, पार्डन किसमें ग्रांट की जाएगी? जहां पर सेशन कोर्ट, ये सेशन ट्रायल होगा। तो 6 में भेज दिया उसने सेशन के लिए, लेकिन 307 में ऑलरेडी सेशन ही ट्रायल कर रहा है। प्रोसीजर दोनों में सेम है। ठीक है, उसके बाद अगली सेक्शन क्या है आपकी? इसका जो सरकारी गवाह है, इसके ऊपर एक छोटा सा वो है। सरकारी गवाह वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध में स्वयं सहभागी रहा हो। समझ आ गया? सहभागी कौन होगा? जिसने खुद अपराध किया हो। अप्रूवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर अप्रूवर लिखा आ गया ना वहां पे तो कंफ्यूज मत होना। ओके, सरकारी गवाह बोलते हैं, वायदा माफ गवाह भी बोल सकते हैं। वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध में स्वयं सहभागी रहा हो लेकिन बाद में सरकार के पक्ष में गवाही देता है, देने को तैयार हो जाता है। इसके बदले में उसे माफी दी जा सकती है। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 306, 307 के तहत होती है। अप्रूवर बनने के लिए आरोपी को अपराध के बारे में पूरा और सच्चा खुलासा करना होता है कि अपराध में किसने, कैसे और कब भाग लिया। कोर्ट उसे तभी माफी देती है जब वह शर्तों के अनुसार गवाही देता है। यदि वह सच्ची गवाही नहीं देता तो उसकी माफी रद्द कर दी जाती है और उसके खिलाफ पुनः मुकदमा चलाया जाता है। अप्रूवर का बयान कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सबूत है, लेकिन उस पर पूर्णतः निर्भर रहना उचित नहीं माना जाता जब तक कि उसका समर्थन अन्य साक्ष्यों से ना हो।
अप्रूवर का उद्देश्य होता है कि बड़े या मुख्य अपराधियों को सजा दिलवाई जा सके। बहुत ब्रिलियंटली लिखा है जिस किसी ने भी लिखा है। ठीक है, आगे चले हम लोग। सेक्शन कौन सी है? 320 सीआरपीसी, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अच्छा, 316 भी है। आज ना वैसे समझाने वाली सेक्शंस इतनी कोई है नहीं, पढ़ने वाली हैं। 316 सीआरपीसी बोलता है कि जब किसी को अप्रूवर बनाया जाएगा, सरकारी गवाह बनाया जाएगा, तो उसको किसी प्रकार का डर या उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा और उसको कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 316 सीआरपीसी के तहत जानकारी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव या प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। जैसा कि धारा 306 और 7 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, उसके अलावा किसी भी आरोपी व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव, चाहे वह वादे के रूप में हो, धमकी के रूप में हो या किसी अन्य तरीके से नहीं डाला जाएगा, जिससे वह व्यक्ति कोई जानकारी प्रकट करे या कोई जानकारी छुपाए जो उसके ज्ञान में हो। बोलने का मतलब है 161 का बयान जब पुलिस लिख रही थी, उसमें क्या था कि उस पर कोई प्रेशर वगैरह नहीं डाला जाएगा, कोई लालच नहीं देगी, धमकी नहीं देगी। सेम यहां पर 316 बोलता है कि 306 और 307 में जब भी किसी का बयान लिखा जाएगा, अप्रूवर बनाया जाएगा किसी व्यक्ति को, तो उस पर किसी तरह का डर या भय या उसको कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए है कि सच्चाई ही सामने आनी चाहिए, किसी को डरा धमका के जो है वो गवाही नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 320, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, समझौता योग्य ये समझौता वो वाला समझौता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ और आपस में हमने ठीक है समझौता कर लिया कि हमने केस नहीं करना है। ये वो समझौता होता है जब एफआईआर दर्ज हो गई होती है, तो चाहे ट्रायल चल रहा है या किसी भी स्टेज पे है। भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराधों को एक तालिका में 320 में बताया गया है कि 320 सीआरपीसी में वो मामले बताए गए हैं जिसमें समझौता हो सकता है। पार्टीज आपस में समझौता कर सकती हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए लगा सकती हैं। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर समझते हैं आप? निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा आपस में समझौता हो गया हुआ है और अब हम जो है केस को नहीं चलाना चाहते, हमारा आपस में कंप्रोमाइज हो गया हुआ। मेन क्वेश्चन ये है कि किन धाराओं का, किन अपराधों का कंप्रोमाइज हो सकता है? तो सीधा सा आंसर है सेक्शन 320 सीआरपीसी में जो आईपीसी की धाराएं बताई गई हैं, उनमें क्या होगा? पार्टियां समझौता कर सकती हैं और प्रोसिक्यूशन से हट सकती हैं और जो ट्रायल से हट सकती हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि अपराध जो है, अगर किसी ऐसे आदमी की तरफ से अगर कंप्रोमाइज होना है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो कौन करेगा? उसका जो प्रतिनिधि होगा वो करेगा, और या फिर उसका जो लीगल गार्जियन है वो करेगा। यदि वह व्यक्ति जिसकी शिकायत पर मामला है मर गया है, तो उसका जो आगे जो बच्चे हैं उसके या फिर जो लीगल हेयर है वो ही केस लड़ेगा। और यदि आरोपी को ट्रायल के लिए भेजा गया है, दोष सिद्धि हो चुकी है, अपील लंबित है, तब भी कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता नहीं हो सकता। मतलब अगर ट्रायल से पहले तो हो गया, लेकिन अगर ट्रायल के लिए भेज दिया है, अगर ट्रायल चल पड़ा है, तो क्या होगा? कोर्ट की परमिशन से होगा ये। ठीक है, सीधा सा है सबसेक्शन 5 में, यदि आरोपी को ट्रायल के लिए भेज दिया गया, मतलब ट्रायल शुरू हो गया है या दोष सिद्धि हो गई है, उसको सजा हो गई है न्यायालय से, या फिर अपील पेंडिंग है कोर्ट में, तो कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, पहले कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर ट्रायल चला हुआ है, सीधी सी बात है, तो कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है। क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है कि आईपीसी के किन मामलों का कंप्रोमाइज पॉसिबल है? वो मामले, वो सेक्शंस जो सेक्शन 320 सीआरपीसी में वर्णित हैं, वहां पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि जब मामला ट्रायल में हो या कन्विक्शन हो गई हो, सजा हो गई हो, या मामला अपील में हो, सजा हो गई है तो अपील में जाएगा, तो कोर्ट की परमिशन से जो है वो उसमें क्या होगा? कंप्रोमाइज होगा। ठीक है जी। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति और आरोपी आपसी सहमति से आपराधिक मामले को अदालत में समाप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया केवल उन्हीं मामलों पर लागू होती है जो सीआरपीसी की धारा 320 के तहत समझौते योग्य घोषित किए गए हैं और धारा 320 के टेबल में दर्शाए गए हैं। 320 का एक टेबल है सीआरपीसी का, उसमें बताए गए हैं।
कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें समझौते के लिए अदालत की अनुमति जरूरी नहीं होती। ठीक है जी। कुछ मामलों में न्यायालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। यदि पीड़ित की मृत्यु हो गई है तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी न्यायालय की अनुमति से समझौता कर सकता है। समझौता होने पर आरोपी को बरी कर दिया जाता है और मामला समाप्त हो जाता है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाता है, त्वरित बनाता है, वगैरह वगैरह। मतलब बोलने का मतलब है कि जब अगर कंप्रोमाइज हो गया तो स्टेटस क्या होगा एक्यूज का, बरी माना जाएगा उसको उस केस में। ठीक है जी। 321 सीआरपीसी है अभियोजन से हटना, विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। सरकारी वकील, पता है हमारे जो सरकारी केस है वो कौन लड़ते हैं? सरकारी वकील लड़ते हैं। ठीक है। सरकारी वकील जो सरकार है उनको नियुक्त करती है मुकदमे लड़ने के लिए। धारा 321 सीआरपीसी बोलता है, कर लेना है, सेक्शन 321 सीआरपीसी बोलता है अभियोजन से हटना। एक्चुअली हिंदी इतनी आसान लिखी है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे पढ़ के भी समझ आ रही है ना। सरकारी वकील या सहायक सरकारी वकील किसी मुकदमे में जब तक न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं सुना दिया गया हो, मतलब जजमेंट अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, न्यायालय की अनुमति से, कोर्ट की परमिशन से किसी व्यक्ति के खिलाफ पूर्ण रूप से या किसी एक अधिक अपराधों के लिए अभियोजन से पीछे हट सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन से। इसके परिणाम स्वरूप यदि अभियोजन से हटना चार्ज फ्रेम होने से पहले किया गया हो तो आरोपी को उस अपराध के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और यदि अभियोजन से हटना चार्ज फ्रेम होने के बाद किया गया हो और यदि उस अपराध में चार्ज आवश्यक नहीं है तो आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है। समझे आप? नहीं समझे? देखिए कुछ एक मामलों में जब चार्ज फ्रेम हो गया किसी एक्यूज के खिलाफ, ठीक है, तो क्या होगा, बोलता है कि अगर चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम क्या होता है, आरोप अगर लगा दिए हैं न्यायालय ने, तो अगर उस टाइम अगर कंप्रोमाइज हो, यदि अभियोजन से हटना चार्ज फ्रेम होने से पहले किया गया हो तो आरोपी को आरोप मुक्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आरोप मुक्त, डिस्चार्ज बोलेंगे इसको। और अगर चार्ज फ्रेम हो गया है, यदि अभियोजन से हटना चार्ज फ्रेम होने के बाद किया गया है, यदि उस अपराध में चार्ज आवश्यक नहीं है तो आरोपी को एक्यूटेड माना जाएगा, एक्यूटेड माना जाएगा। ठीक है, इसको बरी बोलते हैं। अगर चार्ज लग गया है उसके बाद कंप्रोमाइज होता है तो उसको बरी बोलेंगे। चार्ज जब अभी नहीं लगा है, उससे पहले कंप्रोमाइज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज बोलेंगे। ठीक है, ये लीगल स्टेटस रहता है कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ तो रजिस्टर नंबर 9 में थाने में क्या दर्ज होगा। ठीक है जी। अब देखिए, निम्नलिखित मामलों में यदि केस केंद्र सरकार से संबंधित हो, स्टेट गवर्नमेंट का केस होगा, स्टेट गवर्नमेंट मतलब केस कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट से केस होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से हटेंगे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। लेकिन अगर केस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। जब अपराध की जो जांच है सीबीआई कर रही होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होगी। जब केंद्र सरकार की संपत्ति को नुकसान हुआ होगा, वो केस चल रहा होगा, चाहे स्टेट ही कर रही होगी, उसमें भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। जब अपराधी केंद्र सरकार का कर्मचारी हो और उसने ड्यूटी के दौरान कोई अपराध किया हो तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है। ऐसी स्थिति में कोर्ट अभियोजन से हटने की अनुमति देने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति प्रस्तुत करने को कहेगा। ठीक है, क्लियर है? 436, 37, 38 ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो करते नहीं यार, आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो। थैंक यू। कोई नहीं करता सब्सक्राइब।